फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख भी नहीं रहे पर हमारी इतनी सारी हेल्प कर देते हैं। हमारी फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, हमारे मेडिसिन्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स स्टडी अबाउट देम टुडे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड जब हम बनाते हैं, जब हमें दही सेट करनी होती है तो हम पहले से थोड़ी दही लेते हैं और उसमें ल्यूकोवार्म मिल्क ऐड करते हैं। तो वो जो कर्ड हमने पहले थोड़ी सी ली है उसके अंदर ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू होता है एंड इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो एक बैक्टीरिया है जो दही बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है और फिर हम इस कर्ड को एज इट इज़ भी खा सकते हैं और इससे और डिशेस भी बना सकते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़ एंड pickles. They are also used in making some amazing South Indian dishes like idlis and डोसा बैटर। हम क्या करते हैं, राइस इडली या डोसा बैटर जब बना रहे होते हैं तो उसमें बाकी सारा जो उसका बैटर होता है उसके साथ यीस्ट पाउडर थोड़ा सा मिला देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो यीस्ट मल्टीप्लाई हो और हमारा बैटर थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए और जो हमारी इडलीज बने और जो डोसा बने वो भी बहुत टेस्टी बने। उसके अलावा यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इस सब को बनाने में। और उसमें भी क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स डो में से बाहर निकलेंगे तो हमें होल्स दिखते हैं उसमें और वो उसको फ्लफ़ी बना देते हैं। अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होते हैं, अल्कोहल, वाइन, इसमें भी एक कॉमन जो यूज़ होता है दैट इज़ यीस्ट, because yeast produces carbon dioxide and it produce ethanol on respiration. anaerobic respiration जब yeast करता है तो ethanol भी बनाता है। that is why yeast is used in making alcohol and wine, and this conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. It was discovered by Louis Pasteur in year 1857. लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक भी डेवलप की थी जिसमें हम मिल्क को बॉईल करते हैं एंड देन वी चिल इट ताकि वो, और उसको फिर स्टोर कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो। कैन बी यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई मेडिसिन बनाएंगे और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगी। दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जनरली एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया और ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं। हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जनरली एंटीबायोटिक बनाते हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। पेनिसिलिन नाम, फंजाई से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन बनाई थी। एक्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। अब क्या एंटीबायोटिक सिर्फ ह्यूमंस को चाहिए? नहीं, कई बार एनिमल्स को भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके फूड में ही एंटीबायोटिक्स के डोजेस मिला दिए जाते हैं। उनको ये थोड़ी कहेंगे लो दवाई खाओ, उनके फूड में ही वो एंटीबायोटिक्स मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। अब क्या एंटीबायोटिक्स जब मर्जी खा लें? ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स खाने के लिए भी कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सम ऑफ देम आर कि एंटीबायोटिक्स हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर ने जब तुम्हें बोला तभी खाने, अपनी मर्जी से नहीं। आज बुखार सा लग रहा है, चलो दवाई खा लेती हूँ, अपने आप ठीक हो जाऊंगी, नहीं। जब तक आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले लें, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले लें, तब तक आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसका कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कहा था 3 दिन के लिए खानी है, आप 1 दिन में खा के आपको लग रहा है अब तो मुझे ठीक लग रहा है, अब नहीं खाती, नहीं। अगर डॉक्टर ने आपको 3 दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब किया है तो आपको वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही टॉफ़ी की तरह चलो दवाई खा लेते हैं, वो हमें और साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। रॉन्ग डोजेज़ में भी नहीं खानी चाहिए कि बोला था डॉक्टर ने कि आधी गोली खानी है तो मैंने सोचा कि 1 गोली खा लेती हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। हो सकता है वो ठीक करने के बजाय हमें और हार्म कर दे। जब तक ज़रूरी ना हो, जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला हो, हमें एंटीबायोटिक्स अपनी मन मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। कई बार हमने फालतू में खा ली थी तो उससे हमारा जो बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाता है। और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं, तो कोल्ड और फ्लू जैसी वायरल डिजीज़ में ये काम नहीं करती। एंटीबायोटिक तो हमने तब खाई थी जब हम बीमार थे,
पर कुछ ऐसी भी मेडिसिन हैं जो हमें पहले से ही दे दी जाती हैं ताकि हमें बीमारी ना हो। इनको कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन, हम बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वैक्सीनेशन बचपन से ही शुरू हो जाती है। टीकाकरण, 6 महीने में ये इंजेक्शन लगवाना है। कैंपेन का एक फेमस टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी की। वर्ल्ड्स पे ये ड्रॉप्स 5 साल से कम एज के बच्चों को दे दी जाती है ताकि उन्हें पोलियो हो ही नहीं। तो और कौन सी डिजीज़ है जिसके लिए वैक्सीनेशन काम करती है? कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड मैनी अदर्स। इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हम बॉडी में पहले से ही वो वीक या डेड माइक्रोब डाल देते हैं जिससे वो बीमारी होती है। अब हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि इससे कैसे लड़ना है। WBC हमारे सोल्जर्स होते हैं ना ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स, वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देंगे उससे फाइट करने के लिए। अब उनको पता चल गया है ये वाली बीमारी से लड़ना कैसे है। तो अगर एक्चुअल में वो माइक्रोब हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो हमारी WBC को फटाफट याद आ जाएगा इससे लड़ने के लिए ये काम करने हैं और हम उस बीमारी से बच जाएंगे। दिस इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने इन 1798। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इसमें हमारे पुराना दोस्त है राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे विच एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि प्लांट्स तो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते और उन्हें नाइट्रोजन चाहिए भी प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो इसीलिए ये हमारी मदद करते हैं और ये एनवायरनमेंट वाली नाइट्रोजन को इस तरह से सॉइल में डाल देते हैं कि प्लांट उसे यूज़ कर सके। सो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आवर क्रॉप प्रोडक्शन। अब एनवायरनमेंट क्लीन करने की बात हम तो करते ही हैं, कुछ ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? ये जो भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, जो भी कई बार हम कंपोस्टिंग पढ़ा हुआ है ना हमने कि हम मिट्टी में जो छिलके होते हैं, प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, गोबर है, ये सब अगर हम मिट्टी में डाल के छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है और उससे खाद बन जाती है। तो ये खाद बना कौन रहा है? ये भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं विच एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, उससे इनकी स्मेल भी ख़त्म हो गई और ये हमारे मैन्योर का भी काम करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ही डिकम्पोज कर पाएंगे। प्लास्टिक को डिकम्पोज करने की पावर नहीं है इनमें। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को तो खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, पर प्लास्टिक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान कर रही हैं ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।